प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की लाओस यात्रा पर, जहां प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए महत्वपूर्ण 2 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर 21वें आसियान भारत समिट और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओस पहुंचे। 77 लाख की आबादी वाला लाओस चीन और म्यांमार से घिरे होने की वजह से भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफी अहम हो जाता है। लाओस की राजधानी वियंटियाने में समिट का आयोजन किया गया और इस साल लाओस आसियान सम्मेलन का मेजबान और सम्मेलन का अध्यक्ष भी है। आगे मैं आपको आसियान भारत के लिए आखिर महत्वपूर्ण क्यों है उसकी जानकारी भी आपको दूंगी, लेकिन सबसे पहले लाओस के बारे में एक ब्रीफ आप ले लीजिए। भारत के लिए आखिर लाओस के मायने क्या हैं? दरअसल लाओस में चीन की ही तरह कम्युनिस्ट की सरकार है और इसकी सीमा चीन, म्यांमार, साथ ही थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से लगती है। जो इसका क्षेत्रफल है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बराबर का है। 77 लाख के करीब लाओस की आबादी है। इसके साथ ही लाओस में लाओ पीपल रिवोल्यूशनरी पार्टी का दबदबा है। थोंगलुन सिसोलिथ इसके राष्ट्रपति हैं और इस पद पर आने वाले पहले व्यक्ति हैं जिनका कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है। 1954 में आजाद होने से पहले लाओस फ्रांसीसी शासन के कब्जे में था। 1997 में लाओस आसियान का सदस्य बना। 2013 में इसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता को हासिल किया। यह है लाओस के बारे में जानकारी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। भारत के लिए लाओस आखिर कितना ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण देश है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान भारत ने लाओस की दिल खोलकर मदद की थी। कोरोना महामारी के दौरान भारत की तरफ से 50,000 कोवैक्सीन की डोज और दवाइयां लाओस भेजी गई थी। हाल ही में जब तूफान यागी आया, उस दौरान भी भारत ने करीब $1 लाख की आपदा राहत सामग्री लाओस में भेजी। इसके अलावा लाओस के साथ भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सिविलाइजेशनल रिलेशंस रहे हैं। बौद्ध धर्म और साथ ही रामायण दोनों देशों की साझा विरासत का हिस्सा है। इसी साल 15 से 31 जनवरी के बीच लाओस के रॉयल बैलेट थिएटर के 14 आर्टिस्ट ने भारत में 7वें इंटरनेशनल रामायण मेला में हिस्सा लिया था। लाओस वैसे तो एक बहुत छोटा सा देश है आबादी के लिहाज से भी, लेकिन जो इसकी भौगोलिक स्थिति है उसके चलते यह भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली और साथ ही व्यापारिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसकी जो सीमा है वो चीन और म्यांमार से लगती है और इसी वजह से चीन और म्यांमार से घिरे होने के कारण यह देश रणनीतिक तौर पर भारत के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। यह भारत के इंडो पैसिफिक विजन का महत्वपूर्ण स्तंभ है। साथ ही साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते हुए दखल की वजह से इसका महत्व और बढ़ जाता है। अगर आप व्यापारिक नजरिए से इसको समझेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस की भौगोलिक स्थिति की वजह से यह हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो भारत और लाओस के बीच दशकों पुराने मजबूत संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच 1956 में लाओस के साथ भारत के संबंध स्थापित हुए थे, यानी लाओस के साथ काफी पुराना कूटनीतिक रिश्ता है। 1956 में अब तक दोनों देशों की ओर से कई द्विपक्षीय यात्राएं होती रही हैं। जाहिर है कि भारत का पुराना सहयोगी लाओस है और इसीलिए महत्वपूर्ण है। भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में लाओस का दौरा किया था और इसके बाद साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लाओस की आधिकारिक यात्रा की थी। साल 2004 आया जब मनमोहन सिंह और फिर साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी आसियान भारत समिट में हिस्सा लेने के लिए लाओस का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लाओस में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। लाओस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे संघर्षों का भी जिक्र किया। साथ ही यह भी कहा कि इसका सबसे ज्यादा नकारात्मक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कोई यह चाहता है कि यूरेशिया हो या फिर पश्चिम एशिया जल्द से जल्द शांति और स्थिरता को बहाल करे। मैं बुद्ध की धरती से आता हूं और मैंने बार बार यह कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है,
समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता है। संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना जरूरी है। मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देनी होगी। विश्व बंधु का दायित्व निभाते हुए भारत इस दिशा में हर संभव योगदान देता रहेगा। साथियों, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से आप ये समझ गए होंगे कि भारत का इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में हिस्सा लेने के पीछे आखिर मंशा क्या रही और भारत के लिए ये छोटे छोटे देश आखिर महत्वपूर्ण क्यों है। दोनों देशों के व्यापार को भी आइए समझ लेते हैं, किस तरीके के रिश्ते भारत और लाओस के बीच व्यापारिक तौर पर हैं। क्योंकि भारत और लाओस के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है उसकी अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी एट प्रेजेंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें करीब 112.6 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है और इसमें भारत की तरफ से 99.7 मिलियन डॉलर का आयात और 12.9 मिलियन डॉलर का निर्यात शामिल है। कोरोना महामारी के चलते जब गिरावट आई तो दोनों ही देशों में व्यापार में इस साल लगभग 23.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अगर आप निर्यात की बात करेंगे तो भारत लाओस को फार्मा प्रोडक्ट से लेके व्हीकल्स, मशीनरी, साथ ही मैकेनिकल अप्लायंसेस को भेजता है और लाओस से हमेशा जो हमारा देश है वो कीमती धातु और उससे बनी हुई चीजें, लकड़ी और साथ ही लकड़ी के सामान को आयात करता है। ये दोनों ही देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते हैं जिनको बढ़ाने के मकसद से प्रधानमंत्री को इस बात की उम्मीद थी कि जब वो आसियान समिट में शामिल होंगे और इसके साथ वहां के नेताओं से मुलाकात करेंगे, बायलैटरल टॉक्स होंगी, तो उसी बीच में इन संबंधों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। चीन और म्यांमार से घिरे होने की वजह भारत के लिए एशियाई देशों की रणनीतिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। दरअसल दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण लाओस हमेशा से व्यापारिक नजरिए से अहम रहा है। यही वजह है कि इस पर कभी फ्रांस ने तो कभी जापान ने कब्जा किया। 1953 में जब लाओस को आजादी मिली तो चीन ने भी लाओस में अपने प्रभाव को आजमाना शुरू किया और इसीलिए चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से लाओस ही नहीं बल्कि साउथ एशिया के ये छोटे छोटे देश भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। एशिया में अपनी धमक बरकरार रखने के लिए चीन चिंदी चोरी में जुटा रहता है। चीन हमेशा से ही हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी देश मसलन श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और म्यांमार पर डोरे डालता है। लिहाजा इसकी काट के लिए पीएम मोदी एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आए ताकि चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाई जा सके। इसकी शुरुआत आसियान समिट से कर दी गई। चीन की चालाकी की इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले 1967 में स्थापित आसियान में कौन कौन से देश सदस्य हैं, ये जानना जरूरी है। तभी पता चलेगा कि चीन को कंट्रोल करने के लिए आसियान भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, बुर्नोई और लाओस इसमें शामिल हैं। पीएम मोदी 21वीं आसियान सम्मेलन के साथ साथ 19वां ईस्ट एशिया समिट में भी शिरकत कर रहे हैं। वैसे देखें तो पूरे अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी को कूटनीति की पिच पर
कई सारे मैच खेलने हैं या फिर कई सारे मैच वो खेल चुके हैं। इस कूटनीतिक साझेदारों में सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग पाकिस्तान के साथ होगा। कई सालों के बाद कोई भारतीय मंत्री पाकिस्तान जाएगा। ऐसे में देखें तो अक्टूबर का महीना भारतीय कूटनीति के लिए बेहद व्यस्त रहने वाला है। आसियान और ईस्ट शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी इसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा कुछ देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएंगे। पाकिस्तान में सम्मेलन, इस्लामाबाद में शंघाई कोऑपरेशन संगठन की बैठक। 15 से 16 अक्टूबर को ये मीटिंग होगी। 9 साल बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान जाएगा। एस जयशंकर कई बार कह चुके हैं, आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को नतीजे भुगतने होंगे। कुछ दिन पहले यूएन में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। एससीओ मीटिंग में विदेश मंत्री के जाने के ऐलान के बाद जयशंकर कह चुके हैं कि मैं केवल सम्मेलन में शिरकत करने के लिए जा रहा हूं। देखना होगा कि समिट के बाद दोनों देशों के रिश्तों में क्या बदलाव आते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। ये सम्मेलन भी अक्टूबर महीने में होगा, यानी अक्टूबर का महीना कूटनीति के हिसाब से सुपर हिट महीना है। अक्टूबर में ब्रिक्स सम्मेलन, रूस में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। रूस के कजान में 22 से 24 अक्टूबर के बीच ये सम्मेलन होगा। पीएम मोदी हर साल भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हैं। 2016-2021 में भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश रहा। मोदी के इस शिखर सम्मेलन में भी शामिल होने की संभावना है। सम्मेलन के साथ साथ कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ चुके हैं। कुछ के आने की संभावना है। भारत आएंगे जर्मन चांसलर। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ओलाफ शोल्ज दिल्ली आएंगे। 7वें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में शिरकत करेंगे। ओलाफ शोल्ज की ये तीसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले फरवरी 2023 और सितंबर 2023 में जर्मन चांसलर भारत आ चुके हैं। अब आपको उन राष्ट्राध्यक्षों के बारे में बताते हैं जो दिल्ली दौरा कर चुके हैं, जो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बायलैटरल मीटिंग कर चुके हैं। इन्हीं मीटिंग और मुलाकातों की वजह से चीन बेचैन रहता है। भारत के पड़ोसी को भारत के आगे हार माननी ही पड़ती है। आर्थिक तौर पर कमजोर पड़ चुके मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू 4 दिन के दौरे पर भारत आए। इंडिया आउट का मुहिम चलाने वाले मुइज्जू को भी भारत आना ही पड़ा। भारत के सामने उन्हें गिड़गिड़ाना ही पड़ा कि भारतीय मालदीव आए ताकि उनकी आर्थिक हालत बेहतर हो सके। भारत ने प्रूव किया है, हमेशा जब मालदीव को कुछ डिफिकल्टीज था, भारत उधर था, कोविड और दूसरी चीजों, और एकदम महत्वपूर्ण 1987 मालदीव में किसी लोग एक कू शुरू किया और भारत उस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर था, फटाफट हमारा आर्मी को उधर भेजा और वो कू फोइल किया, है ना। तो मालदीव को मन में सोचना है कि भारत हमेशा के लिए एक फ्रेंड है। भारत अपने पड़ोसियों के लिए हमेशा खड़ा नजर आता है। मुइज्जू से पहले जमैका के प्रधानमंत्री भारत आए। एंड्रयू होलनेस ने 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते खास तौर पर डिजिटल वित्तीय सेवाओं और खेल के क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित है। और जमैका पहुंचने पर एंड्रयू होलनेस ने अपने देश के संसद को बताया कि उनकी भारत यात्रा शानदार तौर पर सफल रही। भारत की कूटनीति का लोहा अमेरिका, रूस समेत दुनिया के सभी ताकतवर मुल्क मानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल हमास युद्ध, भारत ने पूरी समझदारी के साथ शांति और सद्भावना का संदेश दुनिया के सामने रखा और अक्टूबर महीने
यानी जो महीना चल रहा है उस महीने में भारत कूटनीति की पिच पर एक साथ कई मैच खेल रहा है, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में चीन पर देखने को मिलेगा। भारत की साउथ एशिया में बढ़ती धमक को चीन के लिए पचा पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देश में अभी नवरात्र चल रहे हैं। देश भर में रामलीला का मंचन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब लाओस गए तो वहां पर उन्होंने लाओ रामायण का मंचन भी देखा। ये भारत और लाओस के बीच साझा विरासत और सदियों पुरानी सभ्यता संबंध को दर्शाता है। लाओस पहुंचने के बाद उन्होंने लुआंग प्रबांग के प्रतिष्ठित रॉयल थिएटर में लाओ रामायण की प्रस्तुति देखी, जिसे फलक फलम या फिर फ्रालक फ्राराम कहा जाता है। मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल अगले महीने पूरे हो रहे हैं और इस लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की डिप्लोमेसी का अहम हिस्सा है, जिसका मकसद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही लाओस पहुंचे, उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया। पीएम के वहां पर पहुंचते ही लाओस का भारतीय समुदाय भी स्वागत करने के लिए उमड़ा नजर आया। लाओस में रह रहे भारतीयों ने गायत्री मंत्र के साथ प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी जब होटल पहुंचे तो लाओस समुदाय के लोगों ने वियंतियाने के होटल डबल ट्री में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए हिंदी में अभिवादन किया। शांति शांति। लाओस दक्षिण एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड देश है। लाओस का बॉर्डर पूर्व में वियतनाम, उत्तर पश्चिम में म्यांमार, चीन, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड और दक्षिण पूर्व में कंबोडिया से लगते हैं। और यही वजह है कि रणनीतिक रूप से ये भारत के लिए काफी अहम है। अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से लाओस व्यापार के नजरिए से भारत के लिए अहम रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से भारत और लाओस के बीच में व्यापारिक रिश्ते बढ़ते और बेहतर होते चले गए हैं और इसी को नई दशा और दिशा देने में प्रधानमंत्री के इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण तौर पर देखा जा रहा है।